डॉक्टर्स, आज के इस डिजिटल नोटबुक एक्सप्लेनर में हम लोग एक सीरियसली हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी रिवीजन करने वाले हैं। गेमीटोजेनेसिस का टॉपिक ना हम एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आज, ताकि एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आए या क्लिनिकल केस आए, यू जस्ट नेल इट। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं कि लाइफ के फर्स्ट स्टेप्स आखिर कहाँ से शुरू होते हैं। अब देखो, गमीट्स बनने से पहले ही, फर्टिलाइजेशन से भी पहले, वी हैव दीज टाइनी बट लिटरली माइटी सेल्स। इनको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या पीजीसीज कहते हैं। ये मैजिकली गोनाड्स में अपीयर नहीं होते, इनको माइग्रेट करना पड़ता है। ये माइग्रेशन पाथवे बहुत ही क्रूशियल है, हाईली टेस्टेड कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए। अगर इस जर्नी में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना, तो मेजर क्लिनिकल पैथोलॉजीज हो सकती हैं, जो हम आगे बिल्कुल कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्विक लुक एट आवर एजेंडा। हम कवर करेंगे बेसिक्स और पीसीजीज, उसके बाद सेल पोटेंशी, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, गेमेटोजेनेसिस पाथवेज, फिर प्रोसेस कंपैरिजंस और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल और हाई यील्ड्स। Alright, Section 1, Basics and PGCs. Let's dive right in. बच्चों, इस क्रोनोलॉजिकल जर्नी को तो आपको रटना ही पड़ेगा। ये एकदम क्लासिक सीक्वेंस है। फीटल डेवलपमेंट के सेकेंड वीक में, ध्यान देना, सेकेंड वीक में ये पीजीसीज एपीब्लास्ट से प्रोड्यूस होते हैं। फोर्थ वीक तक आते आते ये योक सैक तक माइग्रेट कर जाते हैं और फाइनली बाय द फिफ्थ वीक ये जेनिटल रिज में पहुंच जाते हैं, जो आगे चलकर गोनैड्स बनेंगे। तो ये वीक्स सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, इसको अभी अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर लो। Moving on to Section 2, cell potency. अब ये सेलुलर पोटेंशियल का ब्रेकडाउन समझना इज सुपर इंपॉर्टेंट। एक टोटिपोटेंट सेल क्या होता है? ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जैसे प्लेसेंटा बना सकता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है द सेल्स अप टू द 8 सेल स्टेज। लेकिन जो हमारे पीजीसीज है ना, दे आर क्लासिफाइड एज प्लूरिपोटेंट। ये सभी जर्म लेयर्स तो बना सकते हैं, बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज नहीं बना सकते। ये डिस्टिंक्शन इतना वाइटल क्यों है? क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि आगे चलकर जर्म सेल ट्यूमर्स में इतने अजीब और अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज क्यों मिलते हैं। मेक सेंस? नेक्स्ट अप, सेक्शन 3, माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। हमें इन दोनों को फर्मली दिमाग में सेपरेट रखना है। मिटोसिस एक सिंपल इक्वेशनल डिवीजन है जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स में चलता है। मतलब आप 46 क्रोमोसोम से स्टार्ट करते हो और 46 पर ही एंड करते हो। सिंपल। लेकिन मायोसिस ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, स्ट्रिक्टली फॉर जर्म सेल्स। ये नंबर को 46 से हाफ करके 23 पर ले आता है। और यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक एक्सचेंज। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ मायोसिस में होता है, एंड दिस इज लिटरली द इंजन ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डाइवर्सिटी। Okay, Section 4, Gametogenesis Pathways. Let's break this down. पहले फीमेल पाथवे यानी oogenesis को डिकोड करते हैं। पीजीसी फिफ्थ वीक तक ओवरी में पहुंचकर oogoनियम बन जाता है। फिर माइटोसिस के थ्रू ये प्राइमरी ओसाइट बनता है। उसके बाद जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, इट बिकम्स अ सेकेंडरी ओसाइट। और फाइनली अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये बन जाता है ओवम। लेकिन मैंने यहाँ एक छोटी सी चीज स्किप कर दी, जो इस प्रोसेस में से साइड निकल जाती है। एनी गेसेस? राइट, लेट्स क्लियर अप अ वेरी कॉमन डाउट राइट नाउ। ये पोलर बॉडी आखिर किस चिड़िया का नाम है? सो बेसिकली oogenesis के टाइम पर साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड नहीं होता। एक सेल को मैसिव जाइंट oocyte बनने के लिए ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, जबकि दूसरे बेचारे सेल को बस एक टाइनी पोलर बॉडी बनाकर साइड कर दिया जाता है। इसमें एसेंशियली ना के बराबर साइटोप्लाज्म होता है। ये एक्चुअली एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है, जस्ट टू इंश्योर कि जो फाइनल एग बनेगा उसके पास अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ सपोर्ट करने के लिए एकदम इनफ न्यूट्रिएंट्स हो। अब आते हैं एग्जामिनर के फेवरेट ट्रिक क्वेश्चंस पर। oogenesis कभी भी एक गो में नहीं होता। इसमें मैसिव पॉजेस या अरेस्ट आते हैं। प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 में एंटर तो करता है, बट डिप्लोटीन फेज में आकर वो अरेस्ट हो जाता है और सीधा प्यूबर्टी तक वहीं रुका रहता है। प्यूबर्टी आने पर ये मियोसिस 1 कंप्लीट करके सेकेंडरी oocyte बनता है और मियोसिस 2 में एंटर करता है। पर रुको, ये फिर से मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है फॉर अबाउट 24 आवर्स वेटिंग फॉर द स्पर्म। अगर स्पर्म एंटर करेगा तभी डिवीजन फिनिश होगी, वरना नहीं। तो ध्यान रखना, डिप्लोटीन अंटिल प्यूबर्टी और मेटाफेज 2 फॉर 24 आवर्स, दोनों को अपने नोट्स में अभी हाईलाइट कर लो। Alright, let's shift focus to the male side, spermatogenesis. Females can like testes में पहुंचकर PGC's puberty तक एकदम dormant phase में चला जाता है। Puberty के बाद ही spermatogonium actual division start करता है। पहले बनेगा primary spermatocyte, फिर ये meiosis 1 से गुजरकर 2 secondary spermatocytes बनाता है और फिर meiosis 2 से बनते हैं 4 spermatids।
फाइनल स्टेप में वो राउंड स्पर्मेटिड्स एक मैसिव फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं उससे गुजरकर स्ट्रीमलाइंड हाईली मोटाइल स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। अब यहाँ अनाटमी और फिजियोलॉजी को लिंक करते हैं। दीज आर क्लासिक हाईली टेस्टेड एग्जाम्पल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक्चुअल मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। फिर ये स्पर्म्स मैच्योर होने और अपनी स्विमिंग मोटिलिटी गेन करने के लिए कहाँ जाते हैं? एपिडिडमिस में। और इनका फाइनल कैपेसिटेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए इनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग कहाँ होती है? ये होती है एग्जैक्टली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें करीब 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। Now for section 5, process comparisons. Let's map them out side by side. क्योंकि कॉन्ट्रास्ट करने से चीजें अच्छे से याद रहती हैं। ध्यान से इस कंपैरिजन को देखो। स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है प्यूबर्टी पर, जबकि oogenesis इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई पोलर बॉडी वाली कहानी नहीं होती, बट oogenesis में इट्स डेफिनेटली देयर। और आउटपुट की बात करें तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें डायरेक्ट 4 फंक्शनल स्पर्मेटिड्स मिलते हैं, पर एक प्राइमरी oocyte से हमें अल्टीमेटली सिर्फ एक सिंगल वायबल ओवम मिलता है। And finally, Section 6, Clinical and High Yields, the absolute must-knows. तो चलो इस थ्योरी को डायरेक्टली क्लिनिकल केसेस से जोड़ते हैं। यहाँ देखो, ये एक सैक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा है। याद है, शुरू में हमने एम्ब्रियो में पीजीसीज का माइग्रेशन ट्रैक किया था। अगर उन्हीं पीजीसीज का सेक्रम और कॉक्सिक्स एरिया में एबनॉर्मल माइग्रेशन हो जाए या प्रिमिटिव स्ट्रीक वैसे ही परसिस्ट कर जाए, तो ये प्लूरीपोटेंट सेल्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करने लगते हैं। और क्योंकि ये प्लूरीपोटेंट है, इस ट्यूमर के अंदर हमें फ्रीक्वेंटली हेयर, टीथ और मसल फाइबर्स तक देखने को मिलते हैं। इट्स वाइल्ड बट वेरी हाईली टेस्टेड। अब हम आते हैं रैपिड फायर नंबर्स पर। मार्क दिस डाउन, 74। आपको बिल्कुल याद रखना है कि स्टार्ट से लेकर फिनिश तक स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे कंप्लीट प्रोसेस में एग्जैक्टली 74 डेज लगते हैं। कोई 64 नहीं, 60 नहीं, पूरा 74 डेज लगता है। पूछा जाता है ये सीधा एग्जाम में। नेक्स्ट मैजिक नंबर है 36। ये ओव्यूलेशन का एक मैसिव हाईली रिलायबल इंडिकेटर है। LH सर्ज या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का सर्ज ओव्यूलेशन होने से एग्जैक्टली 36 आवर्स पहले होता है। ये वही फिजियोलॉजिकल ट्रिगर है जो उस रुकी हुई oocyte को फाइनली अपनी मियोटिक डिवीजन रिज्यूम करने के लिए पुश करता है। और इन टाइम फ्रेम्स को जल्दी से रैप अप करने के लिए एक स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रफली 48 आवर्स तक ही वायबल रहता है। इसलिए सबसे फर्टाइल विंडो एग्जैक्टली ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले स्टार्ट होती है और 1 दिन बाद तक चलती है। और एक बार ओव्यूलेशन हो गया तो बचा हुआ फॉलिकल बन जाता है कॉर्पस लूटियम, और ये बॉडी में एग्जैक्टली 14 डेज तक परसिस्ट करता है। ये स्पेसिफिक टाइमलाइंस ना आपके किसी भी ट्रिकी फर्टिलिटी केस को सॉल्व करने की एक्चुअल मास्टर कीज हैं। ऑलराइट गाइस, आज हमने सच में बहुत ग्राउंड कवर किया है। एक प्राइमोडियल जर्म सेल की फर्स्ट स्टेप से लेकर इन कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल टाइमलाइंस तक। मैं आपको एंड में इस थॉट प्रोवोकिंग एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूँ, जो सीधा पैथोलॉजी को बेसिक साइंस से कनेक्ट करता है। अगर सिर्फ एक माइनर माइग्रेशन एरर से टेराटोमा फॉर्म हो सकता है, तो फिजियोलॉजिकली सोचो क्या होगा अगर oogenesis के वो क्रूशियल मियोटिक अरेस्ट फेजेस एंटायरली फेल हो जाएं। अपने नोट्स रिव्यू करते वक्त इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना। कीप योर कॉन्सेप्ट शार्प, ऐसे ही मेहनत करते रहो, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।